हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपेक्स एकेडमी। आज की जो हमारी मॉक टेस्ट सोल्यूशन वीडियो है वो है आपका मॉक टेस्ट नंबर 10, जिसमें हम उसके सोल्यूशंस डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि कहाँ पे क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या है सारी चीजें। और होप सो आपने मॉक टेस्ट 10 भी अटेम्प्ट कर चुके होंगे। सारे के सारे मॉक टेस्ट 1 से लेकर 10 आप जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका मॉक टेस्ट 10 का है, हु डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ प्लेनेटरी ऑर्बिट्स, की जो प्लैनेट्स हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, उससे रिलेटेड जो हमें कुछ लॉ दिए गए थे वो किसने दिए थे? तो वो आपको केपलर ने दिए थे। जो केपलर के 3 लॉ थे, सबसे पहला तो क्या था कि जो आपके प्लैनेट्स हैं वो पर्टिकुलरली एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं जिसमें आपका सन उसमें से किसी एक फोकाई पे है, ठीक है। फिर दूसरा था कि वो इक्वल इंटरवल में इक्वल एरिया ही स्वीप करेंगे यानी कि कवर करेंगे। और थर्ड था कि जो टाइम का स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके डिस्टेंस के क्यूब के, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों प्लेनेटरी लॉज जो थे वो केपलर ने दिए थे, जो केपलर लॉ भी कहे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, इफ देयर इज नो सन द कलर ऑफ स्काई वुड बी, अगर कोई सन नहीं है तो हमारे जो स्पेस का या फिर स्काई का कलर है वो कैसा होता है? ब्लैक होता है, क्योंकि लाइट की रिफ्रैक्शन की वजह से हमें जो स्काई है वो दिन के वक्त ब्लू दिखाई देता है, ठीक है। ओके, द एलिमेंट्स ए बी सी डी एंड ई, इनका कुछ इस तरीके से एटॉमिक नंबर है। 9 इज फॉर फ्लोरीन, 11 आपका सोडियम के लिए है, 17 क्लोरीन के लिए है, 12 आपका मैग्नीशियम के लिए है और 13 आपका है एल्यूमिनियम के लिए। पूछा जा रहा है कौन सा पेयर जो है वो सेम ग्रुप को बिलोंग करता है, तो इसमें आपका फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, यानी कि ए और सी। थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ए और सी जो है वो सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28, यानी कि नियॉन जो है वो आपका कहां पर रखा जाएगा? तो ये है आपका इनर्ट गैसेस में, यानी कि 18th ग्रुप में आपका इसको प्लॉट किया जाएगा, पुट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल्स ऑन ट्रीटिंग विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकल कैटेलिस्ट। ऐसे होता है ना, ऑयल जो है वो आपके निकल कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में वेजिटेबल घी बना रहे हैं, है ना। तो ऐसा करके हमने एक क्या कह सकते हैं, एडिशन रिएक्शन पढ़ी थी इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो ये आपका क्या है, एक एग्जाम्पल है एडिशन रिएक्शन का। इसको आपने कुछ इस तरीके से किया होगा। ये आपके अनसैचुरेशन को हटाने के लिए होता है, सी डबल बॉन्ड ऐसे एच एच प्लस आप इसमें हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा जो है फैट को कन्वर्ट करने के लिए एक तरीके का ये एडिशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है OH। OH फंक्शनल ग्रुप आपका एल्कोहल के लिए है, तो इसके जो सफिक्स लगता है वो ओल लगता है। तो इसमें आपका कौन सा बिलोंग कर रहा है एल्कोहल को? ब्यूटेनोल। अगर मैं इसकी बात करूं ओन की, इसमें आपका कीटोन है। कीटोन में क्या होता है आपका? C डबल बॉन्ड O, दोनों साइड से आपके कुछ कुछ ग्रुप्स लगे होते हैं, तो ये अगर है तो वो कीटोन है। ब्यूटेनोइक एसिड, ओइक एसिड इज फॉर COO और यहाँ पे H, ठीक है। डबल बॉन्ड O और एक OH, और यहाँ पे ये आपका ब्यूटेनोइक मतलब एक ये एसिडिक ग्रुप को, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्यूटेनल, अल इज फॉर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या होता है आपका? लास्ट में C डबल बॉन्ड O और H ऐसे अटैच होता है, ठीक है। तो ये आपको होप्सो जो फंक्शनल ग्रुप है वो उनके बारे में आइडिया होगा, क्योंकि टेंथ में और 9th में हमें ये फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बताया जाता है। तो ये आपका इस तरीके से इसका आंसर होगा। जनरली मेटल जो है वो क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, पर इनमें से कौन सा ऐसा एसिड है जो हाइड्रोजन नहीं देता? जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन नहीं फॉर्म करता है, जिसमें हाइड्रोजन आपकी नहीं फॉर्म होती, हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज होती, वो है आपका नाइट्रिक एसिड। इसको HNO3 या फिर नाइट्रिक एसिड आप बोल सकते हैं। वो आपका रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता। अच्छा, एक्वारीजिया लिख के आता है ना कभी कभी रिएक्शंस में, आपका एरो डाल के एक्वारीजिया लिखा होता है, उससे हम क्या समझते हैं कि उसमें कंसंट्रेटेड HCl भी है, HNO3 भी है, रेशियो क्या है? 3:1, ठीक है। तो ये आपका डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 9th क्वेश्चन है, अ सैंपल ऑफ सॉइल मिक्स किया गया है विद वाटर एंड, जिसको हमने सेटल होने के लिए रख दिया, तो हमें एक सोल्यूशन दिखा।
जिसका पीएच जो है, पीएच पेपर जब हमने उसमें डिप किया तो येलोइश ऑरेंज हमें वो देखने को मिला। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, ये जो चेंज विच ऑफ द फॉलोइंग वुड चेंज द कलर ऑफ दिस पीएच पेपर टू ग्रीनिश ब्लू। अब वो क्या चेंज हो रहा है, येलोइश, येलोइश मतलब बेसिक है, तो ग्रीनिश में कौन सा कन्वर्ट कर सकता है, वो लेमन जूस है, विनेगर है, कॉमन सॉल्ट है, या फिर एंट एसिड है। तो ये आपके इसमें से एंट एसिड यानी कि जो बेस हो गया, ठीक है, जो बेस की तरह ट्रीट किया जाता है, ये अगर उसमें और ऐड किया जाए तो ये आपका ग्रीनिश ब्लू कलर शो करेगा। ठीक है, ओके। जो लाइट कलर्स है वो आपके एसिडिक के लिए, यानी कि येलो, ऑरेंज, ये सारे आपके एसिड के लिए रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ग्रीन, ब्लू, ये कलर्स आपके मेजरली बेसिस के लिए। ठीक है, which of the following gives the correct increasing order of acid strength? acid strength जैसे जैसे इंक्रीज होती जा रही है वो आपका किस में हो रहा है, ए ऑप्शन में। वाटर है, वाटर न्यूट्रल, ओके, थोड़ा एसिडिक, एसिटिक एसिड ऐड कर दिया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड उससे भी ज्यादा एसिडिक। ठीक है, ओके। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो इसमें आपकी कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? एक ही रिएक्शन है जो कि आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, वो है आपकी सेकेंड। ठीक है, सेकेंड ओनली, जिसमें आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ना हमेशा पीपीटीज बनते हैं, तो ये याद रखिए। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड, AgCl को हमने सनलाइट में बहुत ड्यूरेशन के लिए रखा तो वो ग्रे हो गया। इट इज ग्रे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। और वहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड। तो इसमें फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि इस वजह से हमें वो ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है। क्लियर? अच्छा, एक बॉडी है, रेस्ट पे थी, उसको हमने फ्रीली फॉल कराया। ठीक है, आपको बताना है अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहां पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो आपको बताना है वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड्स। तो आपने जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन देखे होंगे उसमें जो आप यहाँ पर पुट करोगे वो क्या है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, क्योंकि ये आपसे v की वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक है, u तो यहाँ पे 0 होगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, टाइम क्या है 2 सेकेंड्स। आंसर कितना आ गया, 19.6 मीटर पर सेकेंड। पर यहाँ पे ध्यान देंगे मीटर पर सेकेंड तो है, बट ये आपका ऑप्शंस में क्या है, सेंटीमीटर पर सेकेंड है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हम क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीटर को जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 1960 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसमें आपका आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। क्लियर? स्क्वायर मत कर देना, वो आपका एक्सेलरेशन के लिए यूनिट होता है। इफ मास ऑफ बॉडी डबल कर दें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो देखो ध्यान दो, यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh। सिंपल। तो यहाँ पे आपका एनर्जी का ही पूछा जा रहा है, एनर्जी के बारे में पूछा जा रहा है। अगर मास को मैं डबल कर दूं, डबल किया यानी कि 2 mgh बन गया, तो ये पहले वाले का ओरिजिनल का क्या हो गया, डबल हो गया, 2 टाइम्स हो गया, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा कि मेरा जो वैल्यू है वो भी डबल हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा? बॉइलिंग पॉइंट किससे रिलेटेड होता है, टेम्परेचर से। तो यहाँ पे आपका प्रेशर और टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, अगर आपको स्पेस में जो भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं, सॉरी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, उनके बीच का डिस्टेंस अगर देखना है तो वो किस में मेजर किया जाता है, लाइट ईयर्स में। तो ये चीज याद रखेंगे, एंगस्ट्रॉम बहुत ही छोटी यूनिट होती है। ठीक है, और वर्बर फ्लक्स ये आपके डिस्टेंस से रिलेटेड नहीं है। ग्रोथ हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन, ग्रोथ हार्मोन आपका किसमें प्रोड्यूस होता है, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड में, पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा सिक्रीट किया जाता है, मतलब वहीं पर ये फॉर्म होता है। ठीक है, ये आपका ब्रेन के बिल्कुल नीचे होता है। इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स जो है, जब भी मान लो आपको इनवॉलेंट्री एकदम से कोई रिस्पॉन्स देना होता है, फॉर एग्जांपल आपने कोई गर्म चीज को टच किया, एकदम से आपको उसके रिलेटेड रिस्पॉन्स करना है, तो ये आपका किससे रिलेटेड है, ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क से रिलेटेड है। ठीक है, उसको रिफ्लेक्स कहा जाता है।
चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, चार्ज की यूनिट कूलम्स होती है, और आपका अगर मास पूछा जाए तो वो है आपका 9.1 इंटू 10⁻31 kgs। तो यूनिट के रिलेटेड आप बिल्कुल क्लियर रहें कि यूनिट क्या है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये भी आपको दे रखा है, स्टूडेंट्स को ये दो वैल्यूज याद होती है पर उनको ये नहीं पता होता कि केजीज में कौन सी थी, कूलम में कौन सी थी, कौन सा मास था, कौन सा चार्ज था, तो ये आपको ध्यान देना। ओके, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसमें से कौन सा है जिसमें आयंस ज्यादा होंगे, तो आपको टैप वाटर में जो है आयंस बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, सॉल्ट के एरिया में, बेस के, है ना, या फिर जो वाटर में जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, वो आयनिक फॉर्म में बहुत पाए जाएंगे इन टैप वाटर। जो आपका रबर है, इंसुलेटर है, डिस्टिल वाटर में कोई भी आयंस नहीं होते, डिस्टिल वाटर बिल्कुल आप कह सकते हैं आयन फ्री होता है, तो आपका टैप वाटर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फ्यूल फॉर्म्ड अंडर अर्थ सरफेस, ठीक है, जो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करके बनाया जाता है, बनता है, वो है आपका फॉसिल फ्यूल, ठीक है, जो कोल पेट्रोलियम है वो आपके फॉसिल फ्यूल है। Which of the following cause least pollution, जब इसको जलाया जाता है तो सबसे कम पोल्यूशन क्रिएट करता है, ये है आपका नेचुरल गैस। ओके, बाकी पेट्रोल, डीजल, कोल ये आपके पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपका कौन सा है, बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला क्या है, NaHCO3, ये N है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोप्स आर फॉर्म बाय सैपोनिफिकेशन ऑफ, तो हमने सैपोनिफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा ही था, फॉर्मूला कह दिया मैंने, इक्वेशन पढ़ी थी जिसमें हमने देखा था कि एस्टर्स रिएक्ट करते हैं तो हमारा क्या बनता है, सोप बनता है। तो यहाँ पर सिंपल एस्टर्स रिएक्ट करेंगे, एस्टर्स क्या होते हैं, जिनमें COO ये ग्रुप हो, तो ये आपके एस्टर हो गए। If a teacher works as a philosopher, फिलोसोफर की तरह काम कर रहा है, फ्रेंड एंड अ गाइड, तो टीचिंग क्या कही जाएगी, टीचिंग आपकी क्या कही जाएगी, फ्रेंडली टीचिंग, गुड टीचिंग, जनरल टीचिंग, या फिर आपकी वैल्यू ओरिएंटेड टीचिंग, तो उसको गुड टीचिंग कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ अ टीचर वर्क्स एज अ फिलोसोफर, फ्रेंड एंड गाइड, देन द टीचिंग इज, आई थिंक इसमें 1 सेकेंड, इसमें ना क्वेश्चन एक बार चेक कर लेंगे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है आपका टीचिंग इज कॉल्ड, 26 नंबर क्वेश्चन। ओके, इसमें आपका आंसर है कोग्निटिव डोमेन एंड एप्लीकेशन, कोग्निटिव डोमेन एंड एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव, ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, डू यू अग्री दैट इवैल्यूएशन ऑफ एन एग्जामिनेशन आर द सेम, मतलब कि जो भी एग्जामिनेशन का इवैल्यूएशन होता है वो सेम होता है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है, सबका इवैल्यूएशन जो है वो सेम नहीं होता। The learner is able to discriminate between function of calyx and corolla, the parts of flowering plant, ठीक है। On the above behavioral objective, from which domain and objective multiple choice question may be prepared, अब इसके थ्रू आप कौन से जो है वो प्रिपेयर करेंगे, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, कनेक्टिव डोमेन, परसेप्चुअल एबिलिटीज, या फिर कोग्निटिव डोमेन एंड कॉम्प्रिहेंशन, या एक्टिव डोमेन एंड मेमोरी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसमें नन ऑफ द अबव बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि इनसे बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता। नेक्स्ट है आपका, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल क्वालिटी इन साइंस टीचर इज, कि वो प्यूपिल्स को, स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करे, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्यूपिल्स। What is advantage of objective type test, जो आपके objective type test होते हैं उसका क्या मेन पर्पस है, क्या मेन एडवांटेज है, सेव टाइम, डिफिकल्ट टू असेस, प्रोवाइड ऑब्जेक्टिविटी इन स्कोरिंग, तो यस ये आपके स्कोरिंग में ऑब्जेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन 30th तक हाँ हमने डिस्कस कर लिए, जो कि आपका मॉक टेस्ट नंबर 10 था। होप सो आपको इसकी एक्सप्लेनेशन जो है, सोल्यूशन जो है वो समझ में आएगी, सोल्यूशन वीडियो, और ये काफी आपके लिए हेल्पफुल होगी। बाकी आप मॉक टेस्ट नंबर 11 इसको जरूर अटेम्प्ट करें और ट्राई करें कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके सही हो, आपकी परफॉर्मेंस और बेटर होए। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, रिविजन करते रहिए और मॉक टेस्ट दीजिए। तब तक आप सबको ऑल द बेस्ट, थैंक यू।